Hello aspirants, welcome to daily news analysis of the Hindu and Indian Express. Today the date is 23rd June, so let's get started. तो अभी अभी हमने योगा दिवस बनाया, राइट नाउ आपने अगर कुछ वीडियोस देखे होंगे लाइक नीतीश कुमार के बेटे जो कि बिहार के हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनका योग देखा होगा आपने, महाराष्ट्र के सीएम का योग देखा होगा, नितिन गडकरी का योग देखा होगा, एंड आपको एक ख्याल आया होगा दिल में कि आखिर ये लोग हमारे योग कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं या डिमोट कर रहे हैं। मतलब ओवरऑल दे रियली मेड फन ऑफ आर सो कॉल्ड कल्चर दैट इज़ योग। इसके बारे में अगर आप सोचें तो 128 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है योग से रिलेटेड, ओके, और इसमें इंडिया का शेयर कितना है? जस्ट 5 बिलियन डॉलर का, राइट। इनफैक्ट दे हम लोगों ने अपनी रिवर्स, अपने घाट्स, इनको इतना डिस्ट्रॉय कर दिया है कि हमारे यहाँ ऐसा कल्चर हम डेवलप भी नहीं कर पाए जैसा बाली ने किया है कि उसके यहाँ पर लोग आते हैं और उसके माउंटेन्स पे जो बहुत प्रकृति नेचर से जुड़ी हुई जगह हैं उन पे जाके $3,000 देकर वो योग कर रहे हैं। ओके, ये बाली में हो रहा है, जबकि हम प्राउड करते हैं कि योग तो 5,000 साल से हमारी हिस्ट्री में था। देन अगेन सिर्फ योगा पैंट्स, अगर मैं योगा पैंट्स की बात करूं तो 48 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है योगा पैंट्स। इसमें इंडिया का कोई शेयर नहीं है। यानी कि हमने पूरे योग कल्चर को सजा के प्लेट पे सर्व कर दिया है वेस्टर्न कंट्रीज़ को फॉर देयर मार्केटिंग पर्पस। इवन अगर आप वर्ल्ड में आज बेस्ट योगा टीचर्स भी देखेंगे तो वो भी आपको फॉरेनर्स ही मिलेंगे। हमने क्या दिया है? हमने एक 1.5 आंख वाला बाबा दिया है बस, जो योग से ज़्यादा व्यापार करने में इंटरेस्ट रखता है, जो एक दवाई लेके आ जाता है। स्वास्थ्य मंत्री हमारे उस टाइम के हर्षवर्धन, हेल्थ मिनिस्टर साथ में जाके लॉन्च करते हैं उस वैक्सीन को और कहते हैं कि भारत ने कोविड की वैक्सीन बना ली है। उसके बाद जब उनसे प्रूफ वगैरह मांगे जाते हैं, आपने टेस्ट क्या किया है, उसका डेटा दीजिए, किन लोगों पर टेस्ट किया है, तो कहते हैं नहीं नहीं वो तो सिर्फ एक इम्यूनिटी बूस्टर है। ओके, तो हमने ये दिया है योग में दे दुनिया को। एनीवे, मुझे से आपको वो कुछ फैक्ट्स बताने थे। देन उसके बाद एक राम मंदिर का इशू चल रहा है, वो आपने देखा होगा उसमें। अब आप ये मत सोचिए कि सर ये सामने आया है तो इसमें सब चीज़ें खुल जाएंगी, नहीं। ये सामने भी आया है क्योंकि ट्रस्ट में ही बैठे हुए लोगों की आपसी खींचतान की वजह से इसमें सबसे बड़े कल्प्रिट साबित हुए हैं। एक मिस्टर हैं, इनका नाम है चंपत राय, ओके, और इनकी योगी जी से बनती नहीं थी काफ़ी टाइम से इन दोनों के बीच, और बहुत ओपनली इन दोनों के बीच में कहा सुनी हुई है बहुत ज़्यादा। तो अब योगी सरकार को मौका मिल गया है कि वो इस चंपत राय को बिल्कुल लटका देने वाले हैं, ओके। और इनका जो भतीजा है उसकी जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हुई है दैनिक भास्कर की, उसमें आया है कि वो 50 बार ट्रेन से जर्नी करके कर्नाटका गया और बोरे भर के ले गया था कुछ, हर बार बोरे में कुछ लेके जाता था और फिर बाद में फ़्लाइट से वापस आ जाता था। तो आप समझ सकते हैं कि इनमें पैसा भी जा रहा है, राम मंदिर ट्रस्ट में जो आया हुआ चंदा है वो भी जा रहा है, कई गोल्ड और चांदी की शिलाएं भी गई हैं, ईंटें तक गायब कर दी गई हैं। 200 करोड़ तो सिर्फ कैश गायब हुआ है चंदे में से। बाकी जो महंगे महंगे गिफ्ट थे, जैसे एक मुंबई के कारोबारी ने सोने की पूरी शिला की थी, एक ने चांदी की पादुकाएं दान की थी, इस तरह की काफ़ी चीज़ें इसमें से मिसिंग है। एंड द मेन कल्प्रिट इज़ दिस चंपत राय। एनीवे, इससे रिलेटेड एक चीज़ आप लोग अगर अभी नहीं जानते होंगे तो यहाँ पे जान लीजिए कि अभी राम मंदिर को मैनेज कर रहा है ट्रस्ट, ओके। लेकिन अगर आप देखें जो हमारे दूसरे टेम्पल्स हैं जैसे तिरुपति बालाजी, वैष्णो देवी, तो इन सबको मैनेज किया जाता है बाय अ इंडिपेंडेंट सीईओ। लेकिन राम मंदिर क्योंकि एक पूरी मूवमेंट के बाद बना, तो आरएसएस से जुड़े हुए लोगों ने कहा कि नहीं, हम ट्रस्ट बनाएंगे, वो ट्रस्ट मैनेज करेगा। अब यहाँ पर जो स्कैम सामने आया है ट्रस्ट की तरफ से, तो इसके बेसिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो भी चाहे, और यहाँ पर जो ट्रस्ट के चेयरमैन हैं मिस्टर नृपेंद्र मिश्रा, उन्होंने कहा भी है कि राम मंदिर को भी ट्रस्ट को हटाकर एक इंडिपेंडेंट सीईओ के अंडर में ले आना चाहिए, जहाँ पर एक प्रॉपर ऑडिट होगा हमेशा, जैसा कि बाकी तिरुपति बालाजी या वैष्णो देवी टेम्पल्स में होता है। तो यहाँ से सरकार आरएसएस के जुड़े हुए लोगों का डोमिनेंस कम करेगी और एक इंडिपेंडेंट सीईओ को अपॉइंट करने की तरफ आगे बढ़ेगी, ओके। एनीवे, ये सब बातें सिर्फ आपको जानने के लिए है, इनका एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं। देन एग्ज़ाम से रिलेटेड मैंने आपके साथ एक क्वेश्चन तैयार किया था फायर इंसिडेंट्स को लेकर, ठीक है। हमारा कंटेंट पूरा तैयार है, ये बस इस तरह की चीज़ें बार बार आती रहती हैं और फिर हमें समझ में आता है कि ये सब क्यों हो रहा है। ये हो रहा है हमारी ब्यूरोक्रेटिक पैथी की वजह से, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी नॉर्म्स फॉलो नहीं किए जाते हैं। हमारे यहाँ पर कल्चर ही ऐसा बना दिया गया है
कि आप बिना ब्राइब दिए या बिना पैसा दिए कोई भी क्लियरेंस ले ही नहीं सकते। ओके, तो फिर इंसान यहाँ पे सेफ्टी इक्विपमेंट्स और इन सब में क्यों इन्वेस्ट करेगा? फिर वो बस अपना ब्राइब देगा, क्लियरेंस लेगा। और यहाँ पे देखिए आप, थोड़े बहुत नहीं, 15 बच्चे मरे लाइब्रेरी में। ओके, ऐसे ही इंसिडेंट हमारा ओल्ड राजेंद्र नगर में भी हुआ था, जब डूबने से बच्चे मरे थे राउस आईएएस की लाइब्रेरी में, राइट। तो इन सब का गोल बस एक ही है, वो है ब्यूरोक्रेटिक अपैथी। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी बहुत काफ़ी हद तक मिसिंग है। आज तक आपने कभी किसी को इस तरह के इंसिडेंट्स के लिए पनिश होते नहीं देखा होगा। एनीवे, हमारा ये टॉपिक तैयार है तो हम इसमें नहीं जाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन अगर आएगा तो सिर्फ 15 मार्कर आएगा इस चीज़ को लेकर, और वो हम तैयार कर चुके हैं। अब ये चीज़ आप कभी इंडिया में नहीं देख सकते, कीर स्टार्मर सेज ही इज़ रिजाइनिंग एज यूके प्राइम मिनिस्टर। व्हाट इज़ द रीज़न? क्योंकि करीब आई थिंक 615 सीटें हैं इनके यहाँ पर, उसमें से 410 सीटें लेकर ये प्राइम मिनिस्टर बने थे, इनकी पार्टी जीत के आई थी। तो फिर क्यों रिज़ाइन किया है? क्योंकि विद इन इनकी पार्टी भी और देश में भी लोगों का ये मानना है कि आपने जो प्रोमिस करे थे आप उस पर डिलीवर नहीं कर पाए हो, इसलिए आपको रिज़ाइन कर देना चाहिए, और उन्होंने किया। आप कभी इंडिया में ये नहीं सोच सकते, कोई भी पार्टी हो, कि प्रोमिस फुलफिल नहीं कर पाए या आपकी परफॉर्मेंस से पार्टी के लोग सेटिस्फाई नहीं है, जनता सेटिस्फाई नहीं है, तो आप रिज़ाइन कर दीजिए। ये चीज़ इंडिया में कभी नहीं होती। एनीवे, दूसरा है कोर सेक्टर। तो कोर सेक्टर जिस दिन मैंने आपके साथ आईआईपी डिस्कस किया था, उसी दिन मैंने कोर सेक्टर भी आपके साथ डिस्कस किया था। एंड आई टोल्ड यू कि आप इसमें जो पूरी 8 इंडस्ट्रीज़ हैं वो और उनका वेटेज, क्योंकि ये आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है अरेंज करने के ऑर्डर में। ऑल दोस रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइज़र, उनका वेटेज का ऑर्डर याद रखिएगा। ओके, और ये हर मंथली आता रहता है। ये सारी चीज़ें मैंने उस दिन डिस्कस कर दी थी, तो अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। आज हमारे पास 3-4 काम की चीज़ें हैं। फर्स्ट है द चैलेंज ऑफ इंडिया डिजिटल सॉवरेनिटी। क्या मैंने आपको थोड़े टाइम पहले 2 एग्जाम्पल्स याद कराए थे? दैट एक तो दिल्ली की एम्स की वेबसाइट हैक हो गई थी, ठीक है, अटैक हुआ था, इस पर रैंसम मांगी गई थी, रैंसमवेयर अटैक हुआ था। तो काफ़ी दिन तक ये वेबसाइट बिल्कुल काम नहीं कर पाई थी, और जो पेशेंट्स वगैरह का डेटा था वो सब लॉक होकर रह गया था। कि अब अगर आपको अपना ही डेटा एक्सेस करना है तो पहले रैंसम पे कीजिए हैकर्स को, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको बताया था सीसीटीवी फुटेज के मामले में, कि हम लोग यहाँ पर जो सीसीटीवी यूज़ कर रहे थे उनके अंदर जो सॉफ्टवेयर यूज़ हुआ था वो चाइनीज़ सॉफ्टवेयर था, और उससे हमारा जो सीक्रेट डेटा था डीआरडीओ का, वो डेटा चाइनीज़ अथॉरिटीज़ के पास जा रहा था। तो ये दोनों चीज़ें मैंने आपको कराई थी। यानी कि सीसीटीवी यानी कि हमारा हार्डवेयर, ठीक है, उसके अंदर यूज़ हुआ सॉफ्टवेयर, ये सब कहाँ से आ रहा है? चाइनीज़ ओरिजिन। तो ये कहलाता है इनका सर्विलेंस मॉडल, या आप ये कह लीजिए कि ये हमारा नेग्लिजेंस था कि हमने ध्यान ही नहीं दिया कि हम ऐसी कंट्री जिससे हमारे रिश्ते उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, जो एक सिक्योरिटी थ्रेट है हमारे लिए, हम उनके प्रोडक्ट्स को अपने सेंसिटिव एरियाज़ में, हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ कर रहे थे। ओके, तो उसी पे बेस ये आर्टिकल है। फिर एक और चीज़ हुई थी कारगिल वॉर के दौरान। उस टाइम क्या है कि पाकिस्तान की तरफ थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रहता था यूएसए का उस टाइम, क्योंकि कोल्ड वॉर ख़त्म हुए कुछ ही साल हुए थे, 6 साल करीब। तो उनके था यहाँ पर, तो हम लोग जब उनकी ऊपर जो माउंटेन पे बैठे थे उस पर जब हम लोग जीपीएस लोकेशन का यूज़ करके हिट करने की कोशिश कर रहे थे आर्टिलरी के थ्रू, तो वहाँ पर हमें एक्यूरेट डेटा नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि जीपीएस था यूएसए के कंट्रोल में, ठीक है। अब ये सब ओवरकम करने के लिए हमने नाविक वगैरह लॉन्च किया, लेकिन पिछले कुछ सालों से हम लोग से बोल बच्चन कर रहे हैं, और हमारी नाविक में 2 सैटेलाइट्स फंक्शन करना बंद कर चुकी हैं। ओके, तो यानी कि आपको इस डिजिटल में भी सॉवरेन होना ज़रूरी है अगर आप इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस नहीं करना चाहते फ्यूचर में। तो उसी पे बेस ये आर्टिकल है। यहाँ पे हम 3 चीज़ें देखेंगे। फर्स्ट, ये जो एग्जांपल हैं जो मैंने आपको पहले ही बताए हुए हैं, उसके बाद हमारे पास 3 सामने क्या चैलेंजेस हैं, एंड लास्टली दूसरी कंट्रीज़ भी जो हैं वो क्या कर रही हैं इसके बारे में, क्योंकि ये सबके लिए एक थ्रेट बनता है। सेम यूएसए ने इराक वॉर के टाइम किया था। इराक की सारी एयरफोर्स न्यूट्रलाइज कर दी गई थी, क्योंकि जीपीएस ही बंद कर दिया था यूएस की अथॉरिटीज़ ने, और फिर वहाँ पे इराक की जो एयरफोर्स थी वो किसी काम की नहीं रह गई थी। देखिए, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स याद रखिए हमारी वल्नरेबिलिटी का। एक है सीसीटीवी ब्रीच इन अप्रैल 2026। इंडिया सीसीटीवी नेटवर्क मॉनिटरिंग स्ट्रेटेजिक डिफेंस एसेट वर कॉम्प्रोमाइज बाय हॉस्टाइल एंटिटीज ड्यू टू यूज ऑफ चाइनीज सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म नेम्ड एज क्लाउड। फिर कारगिल वॉर के टाइम भी यही हुआ था। इंडिया वॉज डिनाइड प्रिसाइज जीपीएस ट्रैकिंग डेटा बाय यूएस ड्यूरिंग क्रिटिकल ऑपरेशनली डिसिसिव फेज इन माउंटेनस टेरेन। तो हमारी बोफोर्स वगैरह उतना
एक्यूरेट एम नहीं लगा पाई थी। ठीक है, तो ये सब वल्नरेबिलिटीज़ को ओवरकम करने के लिए इसमें 3 मेजर चैलेंजेस हैं। फर्स्ट इज़ कि हम लोग बात तो करते हैं डेटा लोकलाइजेशन की। ओके, जैसे हम लोग कंपेल भी करते हैं अगर गूगल को कि आप हमारा डेटा इंडिया में ही रखिए, ठीक है, कर सकते हैं। लेकिन एक बात बताओ कि अल्टीमेटली गूगल का ओनर तो यूएसए ही है। अगर वो वहाँ से यानी कि यूएस सॉवरेन गवर्नमेंट अगर गूगल को ऑर्डर दे देती है कुछ करने के लिए, तो क्या गूगल जा पाएगा यूएस के अगेंस्ट? क्यों? क्योंकि उसका सारा हेडक्वार्टर, उसकी पेरेंट कंपनी तो यूएसए में ही है। तो हम डेटा लोकलाइजेशन भी अगर कर लेंगे तो भी हम वल्नरेबल ही रहेंगे, क्योंकि जो ज्यूरिसडिक्शन है उन कंपनीज़ की वो तो अल्टीमेटली वहीं लाई करती है उनके होम कंट्री में। इवन व्हेन डेटा इज़ फिजिकली लोकलाइज्ड एंड स्टोर्ड विद इन इंडिया, the foreign cloud technology giants can be legally compelled under their own domestic data governance regimes to hand over data to their home government. ओके, तो इंडिया का डेटा भले ही इंडिया में स्टोर किया गया होगा, उसके बाद भी वहाँ पर यूएसए गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट जहाँ की भी कंपनी हो, सपोज रशिया की कंपनी है, तो वो कंपेल कर सकती हैं कि आप उस फलाना कंट्री का डेटा हमें हैंड ओवर कीजिए। ओके, और वो फिर उस पार्टी को शेयर कर सकती हैं जिसके साथ हम लड़ाई में होंगे उस वक्त। सेकेंड इज़ वेपनाइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इन मॉडर्न वॉरफेयर। अब मैंने आपके साथ एक मेंस का टॉपिक तैयार करा है, ड्रोन इन मॉडर्न वॉरफेयर। ठीक है, ये है कि क्या सॉफ्टवेयर को भी वेपनाइज किया जा सकता है। अभी हमने ऊपर एग्जांपल देखा सीसीटीवी वाला। ओके, कंटेम्प्रेरी वॉरफेयर इज सॉफ्टवेयर डिफाइंड, क्योंकि आपके प्लेन्स वगैरह चल रहे हों या आपके मिसाइल्स, रॉकेट्स, ये सब जो कर रहे हैं, टारगेट तो सेट सॉफ्टवेयर की मदद से ही होगा ना अल्टीमेटली। Okay, so intellectual property and operational codes for fighter jet, missile, radar installation, they reside in software, and these software are controlled by the foreign manufacturer. For example, this Easy Cloud. In conflict scenario, external sovereigns can order the manufacturers to degrade the targeting accuracy. अब क्योंकि हमारे फाइटर जेट या मिसाइल्स वगैरह में जो सॉफ्टवेयर यूज़ हुए हैं उनको ओरिजिनली मैन्युफैक्चर किसने किया था? एक फॉरेन कंपनी ने। अब उनके यहाँ पर जो सॉवरेन गवर्नमेंट है उनके देश की, वो उनको ये ऑर्डर दे सकती है कि आप एक काम कीजिए, आपने वहाँ पर जो सॉफ्टवेयर्स दिए हैं उनको थोड़ा सा डिग्रेड कर दो ताकि एक्यूरेटली टारगेट ना कर पाएँ या उनकी ऑपरेशनल रेंज कम हो जाए। जैसे आपके मोबाइल फ़ोन्स वगैरह में होता है, आप हमेशा देखते हैं आपके मोबाइल फ़ोन्स 3-4 साल बाद स्लो होने लगती है इनकी परफॉर्मेंस। ओके, ऐसे ही केस आया था यूएसए में, और यूएसए के कोर्ट ने ऑर्डर दिया था इन कंपनीज को, एप्पल को खासकर, कि आप लोग क्या करते हो। और इन्वेस्टिगेशन में निकल के आया था कि ये लोग न्यू वर्जन लॉन्च करने से पहले पुराने वर्जन के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको डेलिबरेटली स्लो कर देते थे ताकि इंसान नया वर्जन लेने पे या फ़ोन चेंज करने पे मजबूर हो जाए। तो इसी तरह की चीज़ें इन सॉफ्टवेयर के साथ भी की जा सकती है जो फाइटर जेट, मिसाइल और रडार इंस्टॉलेशन में यूज़ हो रहे हैं, कि आप इनको ज़रा डिग्रेड कर दीजिए ताकि टारगेटिंग एक्यूरेसी कम हो जाए, ऑपरेशनल रेंज कम हो जाए, या इंटेलिजेंस को रीडायरेक्ट कर दीजिए वाया रिमोट कॉन्फ़िगरेशन अपडेट्स। ओके, यही मोबाइल फ़ोन्स में होता है। तो देर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि इसी तरह की चीज़ें अगर हम फॉरेन के सॉफ्टवेयर पर रिलाई कर रहे हैं तो इसी तरह की चीज़ें कल को फाइटर जेट, मिसाइल और रडार इंस्टॉलेशन में भी हो सकती हैं। ओके, सो फर्स्ट इज अबाउट द डेटा लोकलाइजेशन और दूसरा सॉफ्टवेयर, एंड थर्ड वन इज सिस्टमैटिक किल स्विच, दैट इज एक्सट्रीम डिपेंडेंस ऑन फॉरेन प्रोडक्टिविटी सूट्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल एटसेट्रा, एंड ऑथेंटिकेशन प्लेटफॉर्म मीन्स एन एक्सटर्नल सॉवरेन्स डायरेक्टिव, अगेन वहाँ की गवर्नमेंट, इट कुड फ्रीज आर ट्रेड, it can halt manufacturing or it can paralyze the government operations instantly. For example, जैसे ईरान के साथ क्या हुआ कि उसके सारे जो एसेट्स थे वो क्या कर लिए गए? फ्रीज कर लिए गए। रशिया ईरान के साथ क्या हुआ कि उनको स्विफ्ट नेटवर्क से बाहर निकाल दिया गया, तो उस वजह से अगर वो ऑयल सेल कर भी दें तो पेमेंट का इशू आ रहा था, राइट। तो इस तरह से, और ये सब चीज़ें क्यों? वो स्विफ्ट तो चलो अपनी जगह है, लेकिन कल को माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू भी हम लोग जो कर रहे हैं या गूगल के थ्रू भी जो भी चीज़ कर रहे हैं, कल को उनकी पेरेंट कंपनी जिस गवर्नमेंट के अंडर में लोकेट होगी वो उसे डायरेक्टिव दे सकती है कि आप सब कुछ फ्रीज कर दीजिए, इनका ट्रेड बंद हो जाना चाहिए, इनकी मैन्युफैक्चरिंग भी बंद हो जानी चाहिए, इनकी पूरी गवर्नमेंट ही फंक्शन करना बंद कर देनी चाहिए। तो ये कहलाता है सिस्टमेटिक किल स्विच। अब ये सिर्फ हमारे लिए कंसर्न नहीं है, ये सबके लिए कंसर्न है। इवन फ्रांस के रिस्पेक्ट में देखिए आप कि उनकी गवर्नमेंट ने कहा है कि वी विल कंप्लीटली माइग्रेट ऑल आर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अवे फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट। क्यों? क्योंकि यूएसए पे अब वो भी भरोसा नहीं कर रहे हैं। Dependence away from Microsoft Team and even Zoom to sovereign domestic video conferencing platform by 2047. ओके, तो इवन फ्रांस भी कह रहा है कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट और जूम पे डिपेंड नहीं होना चाहते, हम लोग अपना खुद का सॉवरेन डोमेस्टिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म बनाएंगे बाय 2027। तो क्या इंडिया भी ये नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है।
क्योंकि आप इनके थ्रू अगर वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू अपनी डिफेंस की मीटिंग वगैरह कर रहे हो या कम्युनिकेशन कर रहे हो तो वो पूरी तरीके से सेफ नहीं होगा। यूरोपियन यूनियन, नीदरलैंड, डेनमार्क एंड जर्मनी, अब इनके बारे में देख लिए, दे आर ऑल्सो एक्सप्लोरिंग द लोकल ऑल्टरनेटिव्स टू एवरीडे एंटरप्राइज टूल सच एज वर्ड, एक्सेल या आउटलुक एंड बिल्डिंग एन इंडिपेंडेंट यूरोपियन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर टू ब्लॉक द अमेरिकन टेक हेजेमनी। ये पूरा का पूरा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर ही, क्योंकि कोई भी पीडीएफ हो, वर्ड फाइल हो, वो सब सेफ नहीं है क्योंकि ये कंपनीज अल्टीमेटली लोकेटेड हैं सब दूसरी जुरिस्डिक्शन में। टर्की, इट इज़ ऑल्सो रिड्यूसिंग ओवरऑल रिलायंस ऑन फॉरेन आईटी टेक, तो ये सब चीज़ें इंडिया को भी करने की ज़रूरत है। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारी, हम सिर्फ 3-4 पॉइंट्स देखेंगे, उतना काफ़ी होता है हमारे लिए। फर्स्ट, फिनटेक में अगर हम कर सकते हैं, हम यूपीआई, रुपए वगैरह ला के हमने क्या किया, हमने अपनी डिपेंडेंसी कम कर दी हमने, ओके। वरना पहले सारे पेमेंट गेटवे फॉरेन ओन थे, लेकिन हम रुपए कार्ड लेकर आए, उसके बाद हम लोग पहले वो मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो कार्ड, इन सब पे हम रिलाई करते थे, लेकिन फिर हमने अपने ऑल्टरनेटिव किए रुपए, और रुपए को कंपलसरी कर दिया था कि आप जब बैंक अकाउंट खोलते हो तो उसमें आपको यही वाला एटीएम कार्ड दिया जाता था ताकि आप यही पेमेंट गेटवे यूज़ करो। फिर यूपीआई आ गया। तो अगर हम ये कर सकते हैं टू न्यूट्रलाइज द फॉरेन कंट्रोल पेमेंट मोनोपलीज, तो फिर हम लोग क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर या ई कॉमर्स इन पर भी कर सकते हैं। ई कॉमर्स में हमने कोशिश भी की है, ओएनडीसी, ये मैंने आपको लास्ट ईयर पढ़ाया भी था और ये इस बार प्रीलिम्स में पूछा भी गया है, ओएनडीसी। ओके, सो फर्स्ट इज कि वी शुड रेप्लिकेट दिस फिनटेक सक्सेस। ओके, इंडिजिनस मॉडल बनाने की ज़रूरत है हमें। और गवर्नमेंट ने ये किया भी, जब उन्होंने ईमेल सर्विसेज वगैरह के लिए क्या प्रमोट किया, होम ग्रोन ऑल्टरनेटिव जोहो। ओके, वो श्रीधरन वाला, कल प्रधानमंत्री एक जगह भाषण दे रहे थे, सामने वो बैठे भी थे, तो उन्होंने कहा भी था कि हमें इस तरह के लोगों की ज़रूरत है, इस तरह के मॉडल्स की ज़रूरत है, ताकि हम लोग ये जो वल्नरेबिलिटी है उसको रिड्यूस कर सकें। दूसरा, डिफेंस प्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में वी नीड टू मूव अवे फ्रॉम एक्सक्लूसिव रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर डिफेंस अंडरटेकिंग। अभी मैंने आपको एक न्यूज़ आर्टिकल दिखाया था, उसमें बताया था दैट इस बार हमारा जो प्रोडक्शन है डिफेंस का वो रिकॉर्ड हाई पहुंचा है, समथिंग 34,000 करोड़, और 76% जो प्रोडक्शन है वो पीएसयूज ने किया है और 24% जो प्रोडक्शन है वो प्राइवेट ने किया है। ठीक है, तो हम लोग कर भी रहे हैं अपनी, पहले हम लोग एक्सक्लूसिवली पीएसयूज पर ही रिलाई करते थे डिफेंस प्रोडक्शन के लिए, लेकिन अब हम लोग पब्लिक सेक्टर के कंट्रीब्यूशन को कम करते हुए हम लोग प्राइवेट को भी आगे ला रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये लोग बहुत स्लो होते थे। फॉर एग्जांपल, हमने तेजस बनाया 1980 से बनाना शुरू किया था और अब जाके वो तैयार हुआ है। ठीक है, तो बहुत स्लो चलते हैं हमारे ये, और हमें इसके लिए ज़रूरत है प्राइवेट सेक्टर को इंटीग्रेट करने की। तो फिर हमने वो सारे स्टार्टअप्स वगैरह को अलाउ किया है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग एफडीआई भी अलाउ कर रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन भी। तो वही चीज़ हमें यहाँ भी करनी है, इमुलेट द यूएस मॉडल ऑफ कंबाइनिंग गवर्नमेंट रिसर्च फंडिंग, गवर्नमेंट फंडिंग दे रिसर्च के लिए, और साथ में प्राइवेट सेक्टर को अश्योर करे कि आप जो बनाओगे वो हम प्रोक्योर करेंगे अगर आपने क्वालिटी अच्छी बनाई तो। ओके, तो इसका हमने करके भी दिखाया एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में। बिल्डिंग स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिपेंडेंस, अब म्यूचुअल डिपेंडेंस आप बना तो सकते हो, लेकिन उन्हीं कंट्रीज़ के साथ बना पाओगे जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। तो हमारा रशिया पे ट्रस्ट बहुत अच्छा रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर हम इसराइल की बात करें तो हमने उनके साथ बाराक मिसाइल डेवलप की है साथ में मिलके। ओके, अब हम लोग को प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको, हम लोग और भी चीज़ें उनके साथ बनाना चाहते हैं। कि इसराइल का कहना है कि यार हम लोग ना अपने सॉफ्टवेयर को ओपन सोर्स नहीं कर सकते, हम लोग अपने जो सॉफ्टवेयर हैं, जो कोड्स हैं, वो शेयर नहीं कर सकते इंडिया के साथ, यानी कि टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफ़र में थोड़ा सा रिलक्टेंट हो जाता है इसराइल, क्योंकि वो उतना ट्रस्ट, अच्छी दोस्ती है इंडिया से, लेकिन वो टेक्नोलॉजी के मामले में उतना ट्रस्ट नहीं करता है इंडिया पे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पे वो बैकआउट कर जाता है कई बार। ओके, लीवरेज इंडियाज पोजीशन इन ग्लोबल ग्रुप्स लाइक पैक्स सिलिका, जो यूएस लेड इनिशिएटिव है एआई के लिए और सप्लाई चेन सिक्योरिटी के लिए, टू लोवर द चाइनीज डिपेंडेंस एंड हाई टेक कोलैबोरेशन विद माइक्रोन टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर असेंबली फैसिलिटी, जो हमने सनत गुजरात में लगाई है। देन ब्रिज द फिजिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट गैप, तो यहाँ पे इंडिया का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम लोग फंडिंग देते हैं बहुत कम है, जबकि हमने टारगेट दिया था कि हम भी इसकी जीडीपी का रेशियो बढ़ाकर, जितना हम स्पेंड कर रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, बढ़ा के ग्लोबल का जो एवरेज है 2% उस तक ले जाएंगे। ओके, बट हम वो कर नहीं पाए। तो ये कुछ मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है जो हमें करने की ज़रूरत है। इंडिजिनस मॉडल डेवलप करने होंगे, डिफेंस प्रोडक्शन में प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैबोरेट करना होगा, और कर भी रहे हैं। फॉरेन कंट्रीज़ में जो ट्रस्ट वर्दी पार्टनर्स हैं उनके साथ
म्यूचुअल डेवलपमेंट करना होगा और ओवरऑल अपने फिजिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जो स्पेंडिंग है उसको बढ़ाना होगा, ठीक है। तो उसी के लिए वो ANRF वगैरह लेकर आए। ऑलराइट, तो ये बातें की थी इन्होंने इस आर्टिकल में, तो आप समझ गए। और प्लीज़ ये एग्जाम्पल्स ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ये ज़रूरी होता है आपके आंसर्स में लिखना। अगर आपने अभी तक वो ड्रोन वाला वीडियो नहीं देखा है मेंस 450+ का, तो प्लीज़ उसको एक बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरह के आंसर्स लिखने हैं। द वर्ल्ड दैट चाइना डिज़ायर इज शेपिंग। अब देखो चाइना, अब ये तो मानते हो कि USA जो है वो अंडर द ट्रम्प वो पीछे जा रहा है, ठीक है। वो ये कहता है कि यार ये ग्लोबल पुलिसिंग में हम लोग क्यों अपने जवान, अपने पैसा, अपने डिफेंस इक्विपमेंट सेक्रीफाइस करते हैं। तो उनका ये मानना है कि हम थोड़ा सा अपने आप को वो प्रोटेक्शनिस्ट तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। लेकिन चाइना के रिस्पेक्ट में मैंने आपको बताया कि आपको नहीं लगता है कि USA जैसे जैसे ग्लोबल लेवल से पीछे जा रहा है, चाइना उस वैक्यूम को फिल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई टोल्ड यू 3 थिंग्स दैट चाइना एज अ मीडिएटर बहुत सक्सेसफुल हो रहा है पिछले कुछ टाइम से। मैंने आपको 3 एग्जाम्पल याद करवाए थे। पहला, ईरान और सऊदी जिनमें कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं थे, जिनकी नफरत शिया सुन्नी की वजह से बहुत ज़्यादा थी, उनमें रैप्रोचमेंट करवा दिया उसने। और पूरे वर्ल्ड को एकदम से शॉक लगा था जब अगली सुबह ये अनाउंस किया गया कि दोनों ने डिप्लोमेटिक रिलेशन फिर से स्टैब्लिश कर लिए हैं। ये चाइना के मीडिएशन से हुआ। दूसरा, म्यांमार की आर्मी लड़ रही थी अलग अलग तरह के रेबल से, और खासकर उसकी नॉर्दर्न बॉर्डर यानी कि चाइना की सदर्न बॉर्डर, म्यांमार की नॉर्दर्न बॉर्डर, इनके साथ मिलकर ये लोग आपस में लड़ रहे थे और उससे चाइना की यहाँ पर ट्रबल होने के आसार दिख रहे थे। तो उसने यहाँ पे बिठा के तीनों रेबल ग्रुप्स को, ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ में 3 रेबल ग्रुप्स एक्टिव थे, उन तीनों को बिठा के आर्मी के साथ सीज फायर करवा दिया कि मेरी बॉर्डर के अराउंड ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तीसरा, पैलेस्टीन के 2 एरियाज हैं, आप जानते हैं, वेस्ट बैंक और गाज़ा। गाज़ा में रूल करता था हमास और वेस्ट बैंक में रूल करता था फतेह। तो उसने कहा कि आपकी पैलेस्टीनियन मूवमेंट कमज़ोर पड़ रही है आपके फैक्शनलिज्म से, तो उसने यहाँ पे इन दोनों के बीच भी रिलेशन नॉर्मल करवा दिए। तो ये 3 एग्जाम्पल दिखाते हैं कि वर्ल्ड में जो कि USA रशिया को देखा, USSR उस वक्त का, उनको देखा जाता था एज अ मीडिएटर कि बैठ के बात करवाएगा, ये सुलह कराएगा। आज वो रोल चाइना अपना रहा है, ओके। जबकि हम चाइना को अभी तक देखते थे एज अ ट्रबल मेकर कि ये सबको परेशान करता है, साउथ पैसिफिक ओशन में चला जाएगा, 9 डैश लाइन, इंडिया भूटान बॉर्डर पे आके परेशान करेगा हमें। तो उसने यहाँ पे अब अपना रोल काफ़ी चेंज किया और ये 3 सक्सेसफुल एग्जाम्पल हैं कि चाइना इज़ इमर्जिंग एज अ रिलायबल ग्लोबल मीडिएटर, ओके। अब दूसरी जो चीज़ें हुई है, यहाँ पर चाइना ने 4 इनिशिएटिव लॉन्च करे इंपॉर्टेंट, ध्यान से लिखिएगा और अपने नोट्स में लिख भी लीजिए। फर्स्ट इज ग्लोबल, फर्स्ट इज ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव को इसने बस लिंक किया है कि मैं वर्ल्ड की मदद करूंगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मीट करने में, ओके। देन इज ग्लोबल सिविलाइजेशनल इनिशिएटिव। इससे क्या मतलब है इसका, सिविलाइजेशनल? देखिए ये यहाँ से अपना भी छुपाना चाहता है कि देखिए मेरे चाइना में हमारा जो सिविलाइजेशन है, हमारा जो कल्चर है, हम लोग डेमोक्रेसी, वोटिंग और इन सब में ज़्यादा रिलाई नहीं करते हैं। हमारा सिंपल सी बात है, रूल कोई भी करे, जनता का वेलफेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या उनको एक अच्छी गवर्नेंस मिल रही है, क्या उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिल रहा है, क्या उनके यहाँ पर पीस बना हुआ है, ओके। तो ये कहता है अपने अपने कल्चर के हिसाब से रहने दो, कोई इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है एक दूसरे के सिविलाइजेशन में, जैसा कि USA करता है कि हमें ईरान में डेमोक्रेसी चाहिए। क्यों चाहिए आपको? उनको डिसाइड करने दो उनको क्या करना है, ओके। और ये चीज़ इसने थोड़ा सा ये यूक्रेन वॉर को भी ध्यान में रखते हुए किया था। फिर अपने यहाँ पर जो तिब्बत में इसने पूरा कल्चर ही चेंज कर दिया उसने तिब्बत का, पहले जैसा रहा ही नहीं तिब्बत, ओके। तो ये इस तरह की चीज़ें लेके आया कि यहाँ पर हम लोग सिविलाइजेशनल डाइवर्सिटी है उसको रिस्पेक्ट करेंगे एक दूसरे की। दैट मीन्स आप ये कहना चाहते हो कि अफगानिस्तान में 8-8, 9-9 साल की बच्चियों के पढ़ाई रोक कर उनकी जो शादियाँ कर दी जाती है ज़बरदस्ती, या यहाँ तक कि खरीदा बेचा भी जाता है, वो भी उनके सिविलाइजेशन का पार्ट है, तो उसको रिस्पेक्ट करें, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव। दैट मीन्स अब वो ये कह रहा है कि यहाँ पे कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए किसी और की कंट्री में। और ये चीज़ें फिर आप रशिया यूक्रेन वॉर पे लागू क्यों नहीं करते हो? यूक्रेन को भी अधिकार है ना कि अगर वो नाटो का पार्ट बनना चाहे तो एज अ सॉवरेन नेशन तो वो बन सकता है। वो ठीक है रशिया के लिए थ्रेट है, बट क्या बन सकता है या नहीं? सॉवरेन कंट्री बन सकता है ना। तो फिर यहाँ पर वो लेकर आया ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, लेकिन वो खुद इन चीज़ों को फॉलो नहीं करता है। एक और है इसका ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव,
ओके, दैट मीन्स वो कहता है कि इंटरनेशनल ऑर्डर जो है, दैट इज़, मैंने आपको इंडिया के कंटेक्स्ट में ही बोला था, रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, इंटरनेशनल ऑर्डर बना रहना चाहिए। अगर इंटरनेशनल ऑर्डर बना रहना चाहिए और उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो जब साउथ चाइना सी में आपके अगेंस्ट जजमेंट आया था ट्रिब्यूनल का, तो आपने फॉलो करने से क्यों मना कर दिया था? ओके, तो ये 4 चाइना के स्पेशल इनिशिएटिव, और ये दिखाता है कि चाइना सिर्फ एक ट्रबलिंग पावर नहीं है। ओके, वो बात जरूर कर रहा है कि वर्ल्ड में जो रूल बेस्ड ऑर्डर बना है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से, वो बना रहना चाहिए। बट सच्चाई ये है कि इस तरह की अलग अलग चीज़ें करके, ये जो 4 इनिशिएटिव मैंने आपके सामने लिखे, इसके थ्रू वो वर्ल्ड ऑर्डर को रीसेट कर रहा है। ओके, ये होता है विश्व गुरु। हम सिर्फ बात के विश्व गुरु हैं, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता। ओके, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ यूपीएससी एस्पिरेंट एंड जो नॉर्मली दिन रात वो अंधभक्ति वाली न्यूज़ सुनते हैं। सी दीज आर दी थिंग्स जो एक कंट्री जो अपने आप को वाकई विश्व गुरु मानती है। अब ये सब चीज़ें चाइना आज लॉन्च कर रहा है। हमने, पंडित नेहरू ने नैम कब लॉन्च कर दिया था मिलके? ठीक है, उस वक्त जब वर्ल्ड क्लियरली 2 ब्लॉक्स में बटा हुआ था। तो नेहरू जैसे लीडर बहुत अलग हैं यार, वो बहुत, उनके जैसा ना कोई आया ना शायद आएगा आज के टाइम में। कि वो, उन्होंने जिस देश का बजट ही 500 करोड़ का था, उस देश में साइंटिफिक टेम्पर की नींव रखी थी। उसी वजह से हम लोग जो डेवलप हो पाए, यहाँ तक पहुँचे हैं। बट अब जो हो रहा है, हम थोड़ा सा बैकवर्ड जा रहे हैं, काफ़ी बैकवर्ड जा रहे हैं। एनीवे, तो ये 4 इनिशिएटिव है चाइना के, जिसके थ्रू, और मेंस में क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा, इज चाइना रीसेटिंग द वर्ल्ड ऑर्डर? यस, थ्रू दीज इनिशिएटिव्स। उसके बाद फाइनेंशियल सिस्टम पे भी देख लो, चाइना फाइनेंशियल सिस्टम में भी यही कर रहा है। उसने क्या बनाया था? पहले उसने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और उसने सीधे कहा था कि ये नाटो के अगेंस्ट ही बना रहा हूँ मैं। ठीक है, बाद में उसको वो कॉपरेशन वगैरह बढ़ाया, इंडिया पाकिस्तान को भी उसमें मिलाया, फिर उन्होंने कहा कि हमारे गोल्स अलग हैं, वो अलग चीज़ है। बट सब जानते हैं कि इसका जो ओरिजिनल पर्पस था वो नाटो को काउंटर करना ही था। ओशियन, ओके, उसके बाद एशियन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, राइट, देन न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स के अंडर में। तो यहाँ पर चाइना पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को रीसेट करने में लगा हुआ है। ऑलराइट, अब एक और इंसिडेंट बताता हूँ मैं आपको WHO का। जब यहाँ पर कोरोना आया था, तो यहाँ पर WHO में ट्रंप ने कहा था हम फंडिंग कम करेंगे, हम क्यों दें पैसा, तो वो करता रहा। लेकिन चाइना अपनी फंडिंग बढ़ाता रहा, और बढ़ाते बढ़ाते उसका वेटेज इतना बढ़ गया कि उसने एक डायरेक्टर जनरल अपॉइंट करवा दिया इथियोपिया से। और इस डायरेक्टर जनरल पे प्रेशर ये था कि भाई तू बना चाइना की वजह से ये। तो जब कोरोना आया, तो पहले वर्ल्ड में नाम चला वुहान वायरस, ठीक है, या चाइना वायरस। फिर WHO ने कहा नो, डोंट यूज़ दिस टर्म, आप चाइना वायरस, वुहान वायरस यूज़ नहीं करेंगे, आप इसको कोरोना वायरस यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ें देखने में नॉर्मल लगती हैं, बट इसके पीछे की जो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग है उस पर ध्यान दीजिए। ये चाइना का WHO में बढ़ रहा फंडिंग का पैटर्न था, जो रिप्लिकेट हुआ था इस इंसिडेंट में। चाइना इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ UN बजट। सन 2000 तक 1% टोटल बजट का, हार्डली 1% चाइना देता था, लेकिन आज 2025 में वो 20% दे रहा है UN के बजट का। तो आपको क्या लगता है कि इससे UN में इसका दबदबा बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। और USA अंडर द ट्रम्प वो क्या कर रहा है? वो सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलता जा रहा है। आपको पता है WTO में उसने आज तक एपिलेट ट्रिब्यूनल में जजेस अपॉइंट नहीं होने दिए कि यहाँ पे हमारे अगेंस्ट जजमेंट आते हैं, ब्लॉक करके रखा हुआ है वो। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये सब चाइना के अटैम्प्ट हैं टू रीसेट द वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बाकी चीज़ें बताई दी है कि साउथ चाइना सी में आप क्या कर रहे हो। आपने 2016 का जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का रूलिंग आई थी आपके अगेंस्ट, चाइना के अगेंस्ट, उसको आपने नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। बॉर्डर पे आप इंडिया और भूटान को परेशान करते रहते हो। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में आपने इंटरनल इंटरफेरेंस करना शुरू कर दिया, दैट इज डेड ट्रैप डिप्लोमेसी। क्या हुआ था उसके साथ? श्रीलंका के साथ उन्हें अपना हम्बनटोटा पोर्ट देना ही पड़ा ना चाइना को लीज पे, क्योंकि डेट इतना बढ़ गया था। तो चाइना ने ये जो 4 मॉडल लॉन्च करे हैं, बट सच ये है कि वो खुद ही इन चारों मॉडल्स को फॉलो नहीं करता। राइट, सभी कंट्रीज़ के कंसर्न्स हैं इसको लेकर। यूक्रेन को राइट था, सॉवरेन राइट वो चूज़ करने का, लेकिन आपने रशिया का साथ दिया खुल के। ओके, सो वर्ल्ड को चाइना अपने हिसाब से शेप कर रहा है, उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ओके, आई होप आपको ये एग्जांपल समझ भी आए होंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरी कोशिश होती है कि ये चीज़ें आपको याद रह जाएं। अब हम चलते हैं उन आर्टिकल्स पे जिनको हमें क्विकली देखना है, लेकिन उन सब में हम काइंड ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग ही करने वाले हैं आज।
साउथ कोरिया पॉपुलेशन डिक्लाइन। अब साउथ कोरिया के रिस्पेक्ट में एक मूवमेंट याद रखिएगा, B4 मूवमेंट। B4 मूवमेंट क्या थी? ना बॉयज़ को डेट करना है, ठीक है, ना बॉयज़ के साथ मैरिज करनी है, ना ही बॉयज़ के साथ सेक्स करना है, और ना ही उनके बेबीज़ को, ठीक है, यानी कि बर्थ, ना ही कभी मदर बनना है। ये मूवमेंट चली B4 साउथ कोरिया में, और इस मूवमेंट की वजह से आज हाल ये है कि अधिकांश जो लड़कियां हैं जो अपने मिड 40s में पहुंच चुकी हैं, अब उन्हें रियलाइज़ होता है कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट लोनलीनेस, कुछ नहीं रह गया। और यहाँ पर अगर आप साउथ कोरिया का डिक्लाइन देखेंगे पॉपुलेशन में, फर्टिलिटी रेट 1950 में 6 था, आज कितना हो गया है? 1 के भी नीचे आ चुका है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो 20 थी वो बढ़ के हो गई है 90 तक। तो 90 तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गई, दैट इज़ आपके यहाँ ओल्ड पीपल ज़्यादा हो गए, यानी कि डिपेंडेंट पॉपुलेशन बढ़ गई है। ओके, तो सरकार को क्या करने पड़ेंगे? आपके लिए तरह तरह की चीज़ें करनी होंगी वेलफेयर की, चाहे वो पेंशन हो, ठीक है, या मेडिकल इंश्योरेंस टाइप की चीज़ें हों। लेकिन ये सब करने के लिए सरकार को टैक्स चाहिए। टैक्स कौन पे करेगा? वर्किंग पॉपुलेशन, यूथ पॉपुलेशन। बट आपके यहाँ यूथ पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से डिक्लाइन हो रही है कि आपके यहाँ काम करने वाले लोग कहाँ बचे हैं अब। फिर तीसरा पॉपुलेशन पे इम्पैक्ट करता है माइग्रेशन रेट। तो आपके देश में ज़्यादा लोग माइग्रेट भी नहीं कर रहे हैं कि कहीं से और यूथ पॉपुलेशन आ रही हो आपके यहाँ वर्क कर रही हो, बल्कि आपके ही लोग अभी भी बाहर माइग्रेट करके बाहर जा रहे हैं। ओके, तो साउथ कोरिया की आज ये जो हालत हुई है उसमें B4 मूवमेंट का भी काफ़ी रोल है, और फिर वो हाई लेवल ऑफ एजुकेशन होने से बर्थ रेट अपने आप डिक्लाइन होने लगता है, वो सारी बातें हैं। जस्ट लुक एट दिस, नेट माइग्रेशन रेट देखिए, नेट माइग्रेशन रेट देखिए यहाँ पे साउथ कोरिया का 1.7। नेट माइग्रेशन रेट इज़ कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स, यानी कि जितने आ रहे हैं देश में, और एमिग्रेंट्स जितने बाहर जा रहे हैं। पॉजिटिव हो अगर, दैट मीन्स मोर पीपल मूव्ड इन देन आउट। ओके, तो ये भले ही अभी पॉजिटिव है लेकिन बहुत कम पॉजिटिव है, तो इनकी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से डिक्लाइन हो रही है एंड इनको रिवर्स करने की ज़रूरत है। अब उसमें आपको कई मेजर्स लेने पड़ेंगे, और यू नेवर नो, वो डेमोक्रेटिक कंट्री ज़रूर है साउथ कोरिया, बट कब फोर्स टाइप की चीज़ें करना ज़रूरी हो जाए, क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ाना ज़रूरी है, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बुरे हाल में जा रही है। खैर, इंडिया इजराइल डिस्कस एक्सपैंडिंग डिफेंस इंडस्ट्रियल रिलेशन। अब इसराइल के रिस्पेक्ट में मैं आपके साथ थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करूंगा यहाँ पे, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने आपको अलग अलग दिन पढ़ाई है और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको रिकलेक्ट कर पाएँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था इंडिया इसराइल के रिस्पेक्ट में कि हमने कुछ साथ में डेवलप किया है, बराक 8 मिसाइल्स, ठीक है। पहले हमने इनसे इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब हम लोग ये चीज़ें को डेवलप कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद हमने इनसे क्या परचेज़ किया? मैंने ड्रोन वाले लेक्चर में बोला था, हेरॉन ड्रोन्स हम लोग इन्हीं से परचेज़ करते हैं इसराइल से, ठीक है। इसके बाद इनके फाल्कन अवैक्स वो जो प्लेन के ऊपर लगे होते हैं ना, ठीक है, अर्ली वार्निंग सिस्टम वाला काम करते हैं जो, ये भी हमने इनसे इंपोर्ट करें। तो ये बात हुई डिफेंस लेवल पर। फिर मैंने आपसे कहा था कि इजराइल वाटर मैनेजमेंट में सबसे बेस्ट है, उसने रेगिस्तान में खेती करके दिखाई है, और उसी का एक इकोसिस्टम है जिसको हमने भी लिया है इनसे, मशाव इकोसिस्टम, ठीक है। ये माइक्रो इरिगेशन में हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की मदद करता है। उसके बाद फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एट्सेट्रा, ये जो हाई वैल्यू फ्रूट वेजिटेबल्स होते हैं ना, उसके लिए हमने 35 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए हैं 12 अलग अलग स्टेट में। हमारे यहाँ भी बना हुआ है, यहाँ पर फ्लोरिकल्चर का है, वो फ्लावर्स वगैरह का। भोपाल के पास एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट है सीहोर, वहाँ पे इसराइल के कॉपरेशन से बनाया जब शिवराज सिंह चौहान यहाँ पे CM थे। ओके, तो यहाँ पे हमने 12 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए ऑन वेरियस थिंग्स लाइक हाई वैल्यू फ्रूट्स, हाई वैल्यू वेजीज एंड फ्लोरिकल्चर, यानी कि फ्लावर्स एट्सेट्रा। ओके, तो ये मैं सिर्फ आपको अलग अलग कॉपरेशन के डोमेन बता रहा हूँ जो इसराइल और हमने किए, वरना अधिकतर आप किसी से पूछिए नॉर्मली इसराइल, तो उसके दिमाग में सिर्फ डिफेंस आता है और कुछ नहीं। ओके, उसके बाद हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेड पे वर्क कर रहे हैं। हमने I2U2 बनाया यहाँ पे मिलके, ठीक है। उसको कहा गया कि ये एक वेस्टर्न कॉर्ड का काम करेगा, बट हमने कहा कि नहीं, इसमें हम डिफेंस वगैरह की बातें नहीं कर रहे हैं, हम इसमें क्रिटिकल, हम यहाँ पर इसमें बात करेंगे अबाउट द क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज लाइक AI एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह की चीज़ों पे वर्क करेंगे। दूसरा IMAC, ये अभी थोड़ा सा ठंडे बस्ते में चला गया था इस ट्रबल के बाद वेस्ट एशिया में, बट इसको रिवाइव किया जा सकता है। तो ये भी अल्टीमेटली क्या करेगा, ट्रेड एंड कनेक्टिविटी में इंडिया और इसराइल को और क्लोज लेके आएगा। उसके बाद लेबर मोबिलिटी याद कीजिए, हमने क्या भेजे थे अपने यहाँ से 50,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, जब यहाँ पे गाज़ा में लड़ाई शुरू हो गई थी और उस वजह से इनके यहाँ पर वर्कर की शॉर्टेज हो गई थी, तो हमने अपने यहाँ से लेबर मोबिलिटी को भी बेटर बनाया। अब इसके बाद और सोचिए कि कौन से एरियाज़ हैं जिनमें हम लोग और कॉपरेशन बढ़ा सकते हैं या बढ़ाने की हमने कोशिश की है। फर्स्ट इज़ AI एंड एथिकल गवर्नेंस,
लेकिन ये भी याद रखिएगा कि वो इजराइल ही था जिसने पेगासस जैसा सॉफ्टवेयर दिया था और जिसके थ्रू सरकार ने सबकी जासूसी करवाई थी। ओके, बस वो साबित नहीं हो पाया, लेकिन जब सरकार बदलेगी तो साबित होगा। अब पेगासस सॉफ्टवेयर जैसी चीज़ें इन लोगों ने बनाई थी कि हम वो लोग इंस्टॉल करते हैं टेररिस्ट और सेपरेटिस्ट टाइप के लोगों के फ़ोन पर, ताकि वो उनको टारगेट कर सकें, हिट कर सकें। अभी तो हमारी सरकार के ऊपर था कि वो इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाहती थी टेररिस्ट, नक्सल्स और सेपरेटिस्ट लोगों के अगेंस्ट, या हमारे ही अदर पार्टीज़ के लोगों के अगेंस्ट। अदर पार्टीज़ के लोग भी छोड़ दीजिए, सीबीआई के डायरेक्टर, उनकी वाइफ्स, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, उनकी वाइफ्स, इनके फ़ोन में तक ये चीज़ें हुई। ओके, तो यहाँ पर इजराइल इंटेलिजेंस में बहुत आगे है, लेकिन उसने जब पेगासस सॉफ्टवेयर दिया तो इंडियन गवर्नमेंट ने उसका मिसयूज़ ही किया है। आज नहीं तो कल प्रूफ हो ही जाएगा। एनीवे, फर्दर स्टेप्स हम लोग एआई एथिकल गवर्नेंस में, इसमें हमने एमओयू साइन किया है इसी साल कि हम लोग इसमें कॉपरेट करेंगे, और एआई तो कॉपरेशन से ही आगे बढ़ सकते हैं, हम अपनी दम पे तो नहीं बढ़ पाएंगे। फ्रांस के साथ भी हमने साइन किया इस बार, ठीक है, एआई को लेकर ही, जबकि यूएसए जस्ट अपोजिट जा रहा है कि मैं शेयर नहीं करूँगा किसी के साथ। नेक्स्ट चीज़, हम लोग साइबर सिक्योरिटी में साथ में वर्क करना चाहते हैं। जैसा कि अभी हमने ऊपर वो देखा सीसीटीवी वाला केस, कि साइबर सिक्योरिटी में हम चाइनीज़ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पर रिलाय नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है इसराइल के साथ मिलकर ही, टू प्रोटेक्ट आवर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, इसके बाद हम लोग साथ में कॉपरेट कर रहे हैं ऑन डीप टेक एंड सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, इसके लिए हमने एक मिशन भी लॉन्च किया है, इंडिया इजराइल दिस I4F फंड, ओके, इनोवेशन फंड। और हमने फ्रांस के साथ भी यही किया है, 2026 इज़ ईयर ऑफ इनोवेशन, राइट। बस इतने पॉइंट्स काफ़ी हैं इजराइल के लिए कि हमने डिफेंस में साथ में ये कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग एग्रीकल्चर वगैरह में हमने ये सब किया हुआ है, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पे हम साथ में वर्क कर रहे हैं, लेबर मोबिलिटी हमने काफ़ी इंप्रूव की है, और फर्दर टेक्नोलॉजी में हम इन एरियाज़ में कॉपरेट कर सकते हैं। बाकी के बोल बच्चन आप खुद लिख लोगे, वो इंटेलिजेंस शेयरिंग, टेररिज्म वगैरह वगैरह। ओके, तो इसराइल के रिस्पेक्ट में ये बातें हमने जान ली। तो यहाँ पे मोस्टली डिफेंस और इंडस्ट्रीज़ पे ही ध्यान होता है, बट मैंने आपको सारी डेवलपमेंट्स जो पिछले कुछ टाइम में हुई है वो आपके साथ डिस्कस कर ली है। अब आप यूएई के में भी देख लीजिए, वो क्या कर रहा है, वो बाय करना चाहता है एयर डिफेंस यूनिट्स और मिसाइल्स इंडिया से, जैसे ब्रह्मोस। ओके, उसके बाद आकाश मिसाइल्स हमारी, आकाश तीर क्या था, हमने प्रीलिम्स के टाइम भी पढ़ा था, आकाश तीर इज़ फुली ऑटोमेटेड एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप्ड बाय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। क्यों लेना चाहता है ये डिफेंस सिस्टम, क्योंकि यूएई में इंक्लूडिंग दुबई में ईरान ने काफ़ी ड्रोन अटैक किए थे इस बार, ड्रोन्स के थ्रू भी और मिसाइल्स के थ्रू भी उसने हिट किया था हमारे लोगों को। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफेंस प्रोडक्शन पे भी बात कर लें, इफ़ यू डोंट माइंड। ओके, थोड़ी सी बात कर लेते हैं, रिवाइज भी हो जाएगा आपको और चीज़ें याद भी हो जाएंगी आई थिंक, क्योंकि बार बार रिवीजन से ही याद होता है। आप ये मत कहा कीजिए कि सर लेक्चर लेंदी हो जाता है, हाँ मैं मानता हूँ हो जाता है, लेकिन अगर उसमें से एक भी पॉइंट ऐसा हो जो आपके काम करना हो तो कहिए। चलो, डिफेंस प्रोडक्शन एक्सपोर्ट में हमने थोड़े दिन पहले जब न्यूज़ देखी थी तो हमने क्या देखा था कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो रिकॉर्ड लेवल पे पहुंचा है 1.78 लाख करोड़, जबकि हमने जो एक डिफेंस प्रोडक्शन है एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी जो हम लेके आए थे ना, उसमें हमने गोल क्या रखा था कि हमें 3 लाख करोड़ तक लेके जाना है अपना प्रोडक्शन। ठीक है, तो हम उसी रूट पर हैं, पहुंच जाएंगे। दूसरा कि हमारे रिकॉर्ड एक्सपोर्ट भी हुए, डिफेंस एक्सपोर्ट भी बहुत हुए, करीब 38,000 करोड़ का हमने डिफेंस एक्सपोर्ट किया, और हमने गोल क्या रखा था इस पॉलिसी में, हम 50,000 करोड़ तक का डिफेंस एक्सपोर्ट करेंगे। ओके, तो क्या हम लोगों ने कुछ किया है अभी तक? हाँ किया है, हमने फिलीपींस जैसी कंट्री को हमने ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट की। ठीक है, अब यूएई ने भी इंटरेस्ट दिखाया है कि हम आपका ब्रह्मोस भी लेना चाहते हैं, हम आपके आकाश तीर डिफेंस सिस्टम भी लेना चाहते हैं। ओके, उसके अलावा आकाश मिसाइल जो है हमारी, ठीक है, वो क्या है, हमारी सरफेस टू एयर मिसाइल, आकाश मिसाइल एंड पिनाका। आकाश मिसाइल का यूज़ हमने अपने ऑपरेशन सिंदूर में भी किया था। तो आकाश मिसाइल एंड पिनाका ये दोनों हमने एक्सपोर्ट की थी आर्मेनिया को, जब उनकी लड़ाई चल रही थी नगोर्नो काराबख्श में अजरबैजान के अगेंस्ट। ओके, इसके अलावा हमारा लाइट हेलीकॉप्टर है एक ध्रुव। इस ध्रुव हेलीकॉप्टर को हम लोग आज से ही नहीं, पहले से ही एक्सपोर्ट करते आए हैं श्रीलंका, मॉरिशस एंड नेपाल जैसी कंट्रीज़ को फॉर देयर सर्विलेंस एंड नॉर्मल ऑपरेशंस। ओके, तो ये आप हमेशा ये मत सोचा कि सर डिफेंस एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो क्या हम लोग ये मारा मारी करने वाले ही वेपन्स बेचने की बात कर रहे हैं? नहीं, ठीक है, अटैक या डिफेंस वाले वेपन नहीं, हम इस तरह के सर्विलेंस वेपन्स वगैरह, हेलीकॉप्टर्स ये भी देते हैं अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ को या आसपास। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है कि ये इस तरह की चीज़ जब हम देते हैं ना, तो वो काइंड ऑफ गुड जेस्चर ही दी जाती है फ्री में।
ओके मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिलीपींस को, और यहाँ पे वियतनाम ने भी इंटरेस्ट दिखाया था लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि वो थोड़ा उसको चाइना का डर है, और चाइना के डर से ज़्यादा, और ये जब भी, क्योंकि ये हमने को डेवलप किए, तो हमें जब ये एक्सपोर्ट करनी होती है किसी थर्ड कंट्री को तो रशिया का कंसेंट भी लेना होता है। अब रशिया कंसेंट देगा क्या वियतनाम को एक्सपोर्ट करने के लिए? नहीं देगा, क्योंकि रशिया चाइना को भी एंटेगनाइज नहीं करना चाहता, वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ओके, तो यहाँ पर ये हमारे टारगेट्स थे और अभी तक हम यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ टारगेट पे भी पहुँच ही जाएंगे। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको याद होने चाहिए कि हम लोग अभी तक क्या क्या एक्सपोर्ट कर चुके हैं और किस किस को कर रहे हैं। ऑलराइट, तो ये सब चीज़ें ब्रेनस्टॉर्मिंग का पार्ट है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ आप ये ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, मेंस 450+ सेशन, ये सब मत मिस किया कीजिए। चलो, अब यहाँ पर कई यूनियंस ने लिखा है पीएम को अगेंस्ट द फ्री ट्रेड पैक्ट विद यूएस। देखिए यूएस में आप WTO अगर आपने पढ़ा है पहले तो आपने जाना होगा उसमें कि 3 तरह की सब्सिडीज़ होती है ना, राइट? वो ब्लू बॉक्स सब्सिडी, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, अम्बर बॉक्स सब्सिडी। ठीक है, अब ये ब्लू ग्रीन के अंडर में अब यूएसए अपने फार्मर्स को काफ़ी सारा कैश देता है, ठीक है, और इनफैक्ट उनके यहाँ प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसके बाद तो ये कहता है तुम एक काम करो, खेत को खाली छोड़ दो, पैसे सरकार आपको दे देगी डायरेक्ट। तो उनके यहाँ बहुत हैविली सब्सिडाइज एग्रीकल्चर होता है, जबकि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा छोटे लेवल पे होता है, छोटे छोटे किसान हैं। देखिए हमारा इंटेंसिव बहुत होता है, यानी कि हम पर एकड़ काफ़ी सारा निकालने की कोशिश करते हैं, हमारा बहुत ज़्यादा एरिया में हम एग्रीकल्चर करते हैं, लेकिन उनका एक्सटेंसिव होता है, उनके पास लैंड बहुत है एग्रीकल्चर करने के लिए, तो और फिर उस पर इतनी सारी सब्सिडीज़ मिल जाती है तो उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है बहुत कम होती है। तो अगर उनकी सरकार कल को उनको सस्ते में भी खरीदती है ना उनका अनाज, तो भी वहाँ के किसानों को कोई दिक्कत नहीं है, खरीद लो, हमारा खर्चा ही कम आया है क्योंकि हमें सब्सिडीज़ इतनी मिल गई थी। लेकिन हमारे यहाँ हम उतनी तरह की सब्सिडीज़ नहीं दे पाते हैं, तो हमारा बेचारा किसान हमेशा चाहता है कि उसको प्राइस अच्छे मिलें क्योंकि उसकी इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा आई हुई होती है। ओके, अब अगर आपने यहाँ से इनके चीप प्रोडक्ट्स को, चीप एग्रीकल्चर गुड्स को इंडिया में फ्री में ज़ीरो टैरिफ पे इंपोर्ट कर लिया, लेकिन बेचारा प्राइस तो गिरेंगे अब सब चीज़ों के, तो इस किसान की इनपुट कॉस्ट निकलना मुश्किल हो जाएगी इंडिया में। ओके, इसलिए यूनियंस कह रहे हैं कि आप यूएसए के साथ फ्री ट्रेड मत कीजिए। फार्मर्स, फिश वर्कर्स, पोल्ट्री ट्रेडर्स, वाइन मेकर्स एंड ट्रेड यूनियन, इन सब ने लिखा है प्राइम मिनिस्टर को, बट मैं आपसे कह रहा हूँ कि नहीं, कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये डील इम्पोज की गई है इंडिया पे फॉर वॉट एवर रीज़न, जो सिर्फ मोदी जी पर्सनली जानते हैं कि आखिर किस वजह से वो इतना ज़्यादा झुक रहे हैं इनके सामने। ओके, यहाँ पर ये भी यही कह रहे हैं कि आप डील साइन करके आ गए, अगले दिन आपने पार्लियामेंट में मोदी मोदी चिल्ला के माला पहन ली, नहीं, आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए थी, आपको पहले से FTA के टर्म्स पार्लियामेंट के सामने रखने थे, आपको पब्लिक रिव्यू के लिए भी रखने थे, पूरी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी थी, तब जाकर आपको ये डील साइन करनी थी। आपने कह दिया इट इज़ फादर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स, और अगले दिन आप माला पहन रहे हैं संसद में। ऐसे नहीं चलती है डेमोक्रेटिक कंट्री, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, ये, और उससे बड़ा डर ये है कि सरकार अभी कह रही है हमने ये चीज़ बाहर रखी है, वो चीज़ बाहर रखी है, अभी रखी है आपने, आप 6 महीने बाद, 1 साल बाद वो चीज़ भी अगर इंक्लूड कर दोगे तो क्या कर लेगा किसान। ओके, सो दिस डील मे इवॉल्व इनटू FTA कवरिंग ऑल द सेक्टर्स। द imports ऑफ heavily subsidized US produce would destroy डोमेस्टिक प्रोडक्शन इन अफेक्टेड एरियाज़। और इंडिया USA पर मैं आपके साथ एक लेक्चर किया था, उसमें मैंने सारी माइन्यूट बातें आपसे कर ली थी। राखीगढ़ी सबसे बड़ी साइट थी हड़प्पन की, ओके, हरियाणा में लोकेटेड है। अब यहाँ से हमें कुछ कंकाल मिले, जिसमें एक लेडी का भी कंकाल मिला है, तो हम लोग इसको स्टडी करना चाहते हैं और ये बहुत खुशी की बात है। पहले तो मैं आपको SI पे एक शॉर्ट नोट दूंगा टेलीग्राम चैनल में डायरेक्ट, क्योंकि ये सब चीज़ें प्रीलिम्स में आ जाती हैं, और ये आपका एंथ्रोपिक सर्वे ऑफ इंडिया जो कि ह्यूमन स्केलेटन को पूरा स्टडी करेगा। राखीगढ़ी कितने हेक्टेयर में फैली है? 550 हेक्टेयर इन हरियाणा, इट इज़ लार्जेस्ट नोन सेटलमेंट। 56 स्केलेटन्स मिले हैं यहाँ पर, 46 ईयर ओल्ड हैं। DNA एनालिसिस किया जाएगा इन स्केलेटन्स का, और इसने रिवील किया था कि राखीगढ़ी विमेन डिड नॉट पजेस दी स्टेपी पेस्चरल जीन, यानी कि आर्यन माइग्रेशन थ्योरी वही कहती है ना कि आज के सेंट्रल एशिया यानी स्टेपिस से आए थे आर्यंस। तो यहाँ पर जो कंकाल मिला है उसमें तो DNA स्टेपी वालों का नहीं मिला है, यानी कि ये इंडिजिनस लेडी ही रही होगी इंडिया की। तो इसके DNA से और क्या रिवील हो सकता है ये देखा जाएगा। ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप रिमेन्स फ्रेजाइल, RBI बुलेटिन। अब देखिए यहाँ पर ईरान की ये जो डील है ये अभी भी काफ़ी वल्नरेबल रहेगी, फिकल रहेगी। मैं आपके साथ सिर्फ यहाँ पे ये बात करना चाहूँगा कि मैंने आपसे पहले भी की थी, इसमें हम लोग कैसे अपनी तैयारी रख सकते हैं। एक सेकेंड,
चलिए मैं उसको ना ऊपर ही खाली पेज एक ऐड कर लेता हूँ। मुझे बस आपके साथ एक बार वो रिकॉल करना है कि हम लोग इसमें क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, हम दोनों आर्टिकल्स को एक साथ देख लेते हैं। दूसरा है नेट एफडीआई। नेट एफडीआई जंप टू $6.6 बिलियन इन अप्रैल, हाईएस्ट नियरली 5 ईयर्स। तो इस बार हमारा थोड़ा सा पॉजिटिवली बढ़ा है, लेकिन ये भी कोई बहुत ज़्यादा खुशी की बात नहीं है हमारे लिए, वो कम ही कहेंगे हम उसके बाद भी उसे, क्योंकि एक टाइम पे हमारी एफडीआई बहुत अच्छी जा रही थी। एनीवे तो मैं दोनों आर्टिकल्स में आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ। फर्स्ट बात करते हैं हम लोग एनर्जी सिक्योरिटी। अब इसको आप लिखने से ज़्यादा खुद से सोचिए कि इंडिया अपनी एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर करे ताकि दोबारा ऐसी कंडीशन ना आए अगर ये वॉर दोबारा कभी रिज्यूम हो जाए। तो उसके लिए मैंने आपसे कुछ पॉइंट्स दिए थे। फर्स्ट इज़ हम अपने स्ट्रेटेजिक बफर को इंक्रीज़ करें, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स। ओके, 5 MMT तक के हमने होल्ड कर रखे हैं, 5.3 मिलियन MMT। ओके, इसको और ज़्यादा इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। सेकेंड इज़ कि हम लोग नए स्ट्रेटेजिक बफर बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, उससे अच्छा है कि हम लीज पर ले लें स्टोरेज वहीं पर जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं उन्हीं के यहाँ पर लीज पर स्टोरेज ले लें, ताकि हमने उनको पेमेंट तो कर ही दिया, अब उनकी जिम्मेदारी है कि जब हमें ज़रूरत होगी तो वो हमें भेजेंगे। तो ये हम ईरान से भी स्टोरेज ले सकते हैं, क्योंकि उनके यहाँ तो ये स्टोरेज बने ही होते हैं, उनके यहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो उसके अलावा हमें यहाँ पर लॉन्ग टर्म सप्लाई एग्रीमेंट करना चाहिए ईरान के साथ कि अगर कल को आपके यहाँ फिर से वॉर रिज्यूम हो भी जाए तो आप चाहे वाया पाकिस्तान भेजिए, लैंड रूट के थ्रू भेजिएगा, लेकिन हमारे पास हमारी ऑयल आ जानी चाहिए, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट आपके साथ कर रहे हैं और हम आपको पेमेंट कर रहे हैं जो भी आप मांग रहे हो। दूसरा, हमारे इंडियन PSUs जब एक्टिव थे ना वहाँ पर ईरान में, तो हमने डिस्कवर की थी एक फरजाद बी गैस फील्ड, तो हमें उसको वापस से रिक्लेम करना चाहिए कि ये हमने ही किया था, बाद में उन सैंक्शंस की वजह से हमें छोड़नी पड़ी, तो हम इसको वापस चाहते हैं ताकि इसमें से जो प्रोडक्शन होगा गैस का वो इंडिया लेके जाएगा। ओके, तो हमें इसको रिक्लेम करने पे भी ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट इज़ कि यहाँ पर ये जो गैस वगैरह होती है ना, उनको क्रायोजेनिक उनमें लाया जाता है टैंकर्स में। तो हमें ज़रूरत है कि हम ये जो लिक्विडेशन प्लांट होता है जिससे हम उस गैस को लिक्विड में कंट्रोल करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, हम इस तरह के प्लांट्स वहीं पे लगाएं, ईरान की कोस्ट पे लगा लें या ओमान की कोस्ट पे लगा लें। तो वी शुड इन्वेस्ट इन लिक्विडेशन प्लांट्स, ताकि हम इस गैस को लिक्विडिफाई करें और वहीं पर उन्हीं की कोस्ट पे करें ताकि उसका ट्रांसपोर्ट ईजी हो जाए। ईरान और ओमान की कोस्ट पर ही हम इस तरह के प्लांट्स लगाएं तो वो एक इन्वेस्टमेंट भी होगा। उसके बाद चाबहार पोर्ट याद कीजिए। अब एक बात याद रखिएगा कि चाबहार पोर्ट ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पहले ही है, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लॉक भी हो जाए तो चाबहार पोर्ट पे कोई दिक्कत नहीं होती है, वो बाहर ही है उससे। हमें क्यों छोड़ना पड़ा था? क्योंकि हम अपना इन्वेस्टमेंट जो कर रहे थे उसको हम आगे नहीं बढ़ा रहे थे प्रोजेक्ट को, ड्यू टू US सैंक्शन। तो फिर उन्होंने इंडिया से लेके अपनी ही डोमेस्टिक कंपनी को दे दिया था। तो हमें वापस से इस चाबहार को रिवाइव करना चाहिए, और उसमें जो एक टर्मिनल था दैट इज़ शहीद बहिश्ती जो इंडिया के पास था, शहीद बेहस्ती टर्मिनल, इसको वापस लेकर यहाँ से अपना पूरा ट्रेड करना चाहिए ताकि हॉर्मोज में कोई ट्रबल भी हो तो प्रॉब्लम ना आए। और दूसरा कि अभी तो हम डॉलर में पे कर पाएंगे, या ईरान डिमांड कर रहा है कि आप चाइनीज़ युआन करेंसी में कीजिए, वो ठीक है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एक इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज़्म तैयार कर सकें फॉर अ परमानेंट रुपी रियाल। ओके, रुपी रियाल में हम अपना ट्रेड कर सकें, उसके लिए कुछ इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म बनाना चाहिए अगर हम लोग लॉन्ग टर्म में अपनी एनर्जी सिक्योरिटी ईरान के रिस्पेक्ट में इंश्योर करना चाहते हैं तो। ओके, सो मैंने आपको यहाँ पे 7 पॉइंट्स दिए हैं जो हमें करने चाहिए, और आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वैसे लिख ही लो, क्योंकि ये चीज़ें आपको इन रेडीमेड नोट्स में मिलेगी नहीं, क्योंकि वहाँ पे आपके जो मंथली मैगजीन्स नोट्स वगैरह जो तैयार करते हैं दे आर स्टूडेंट्स एक्चुअली, 1-2 मीन्स लिखे हुए, उनके उसमें वो सब जो इधर उधर से होगा वहाँ से कॉपी पेस्ट मार देंगे, बट उनके पास ऐसा डेली न्यूज़ डिस्कशन से आए हुए पॉइंट्स नहीं होते हैं, ना उन्होंने कोई आर्टिकल्स पे रिसर्च किए होते हैं। सो ये 7 पॉइंट्स लिख लो। अगर आप अपने आंसर में लिख रहे हो या इंटरव्यू में बोल रहे हो तो ये आपकी मैच्योरिटी रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, बाकी आपकी मर्ज़ी। चलो, दूसरा आर्टिकल क्या था, वो FDI को लेकर। तो अब ये बताइए, क्या अगर हम अपनी FDI बढ़ाना चाहें, ओके, क्योंकि इंक्रीज़ करने की ज़रूरत तो है, तो हम क्या मेजर्स लें? FPI हमारे यहाँ से बहुत जा रही थी, तो सरकार ने कुछ मेजर्स लिए, है ना। वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हटा दिया, ठीक है। उसके बाद वो विथ होल्डिंग टैक्स भी हटा दिया फॉरेन इन्वेस्टर्स पे। तो ये FPI को लेकर लिया था। उसके बाद उन्होंने क्या कहा था कि हम लोग ये जो एनुअल लिमिट है $12.5 लाख
ले जाने की, उसको और रिड्यूस करेंगे। ठीक है, वो जो एनुअल ट्रांसफ़र वाली लिमिट थी 12.5 लाख की, उसको और ज़्यादा रिड्यूस किया जाएगा ताकि ज़्यादा डॉलर आउटफ्लो ना हो। तो ये तो एफपीआई के रिस्पेक्ट में हो गई। एफडीआई के रिस्पेक्ट में क्या किया है या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमने लगभग सभी सेक्टर्स अपने रिलैक्स कर दिए। जो कैप हुआ करती थी 49%, 74%, वो सब बढ़ा के हमने 100% तक कर दिए। तो हमने कैप रिलैक्स कर दी, हमने ओपन कर दिए वो सारे सेक्टर्स टू प्राइवेट एज वेल एज फॉरेन इन्वेस्टर्स कि आप इन सेक्टर्स में भी आके, अभी हमने शांति बिल ले आए। ठीक है, हमने क्या कहा है कि आप इसमें अब न्यूक्लियर पावर में भी, जो कि डोमेन हमने रिस्ट्रिक्ट कर रखा था, उसमें भी फॉरेन और प्राइवेट इन्वेस्टर्स आ सकते हैं। अभी फ्रांस के साथ हमने वही करने जा रहे हैं। ओके, इसके बाद हमने एक रूल बनाया था उस टाइम कि जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, नेपाल, चाइना, ठीक है, हमने ये देखा था कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट के नाम पर हमारी जो फार्मा कंपनीज़ हैं, ठीक है, उनमें ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट होती है कि एक जो कंपनी ऑलरेडी रन कर रही है उसमें जाके उसकी ओनरशिप परचेज कर लेना इन द नेम ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो ये ट्रेंड देखा गया कि ये हमारी फॉरेन फार्मा कंपनीज जो ऑलरेडी सक्सेसफुली रन कर रही हैं उसमें इन्वेस्टमेंट के नाम पर ओनरशिप टेक ओवर कर रही थी चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट। जबकि हम चाहते थे कि ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट आए, यानी कि चाइनीज़ कंपनीज अगर आ भी रही हैं तो वो पैसा लेकर आए, यहाँ पे प्लांट लगाए और प्रोडक्शन करे। लेकिन वो ये नहीं कर रहे थे, वो लोग कर रहे थे ब्राउन फील्ड। ठीक है, तो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट यानी कि बिल्कुल एकदम न्यू ग्राउंड जीरो से इन्वेस्ट करके कुछ बना रहे हो, और ब्राउन फील्ड यानी कि कोई बनी बनाई चीज़ को खरीद रहे हो। तो चाइनीज़ कंपनीज हमारी फार्मा कंपनीज को परचेज करना शुरू कर दिया था। तो इसलिए हमने एक पॉलिसी बनाई थी नेबरिंग कंट्रीज़ को लेकर कि यहाँ पे आपके यहाँ से जो एफडीआई आएगी उसको हम ऑटोमेटिकली अप्रूव नहीं करेंगे, हम उसको स्क्रूटिनाइज करेंगे, फिर वो एफडीआई आ सकती है। तो अब उसको कैलिब्रेट करने का वक्त आ गया है। वी नीड टू कैलिब्रेट दैट नेबरिंग कंट्रीज रूल। और हो सके तो अब उसको ऑटोमेटिक कर देना चाहिए ताकि हमारे यहाँ एफडीआई और ज़्यादा आ सके, क्योंकि अल्टीमेटली तो इस वक्त चाइनीज़ ही हैं जिनके पास इतना पैसा है कि वो दुनिया भर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा, हमने पीएलआई स्कीम लगाई थी 14 सेक्टर्स पर, तो उसको और ज़्यादा एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। अब लेट्स एक्सपैंड दी पीएलआई स्कीम, 14 सेक्टर से और बढ़ाया जाए ताकि इन सेक्टर्स में एफडीआई आ सके। उसके अलावा जो हमारी कंपनीज़ हैं, प्राइवेट कंपनीज़, उनके लिए आरबीआई ने कुछ नॉर्म्स वापस से रिलैक्स करे हैं कि आप और ज़्यादा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स कर सकते हो ओवरसीज़ से, ताकि आप इंडियन बैंक्स पे उतना प्रेशर ना पड़े। ओके, तो यहाँ पे हमने पहला कैप्स को और रिलैक्स करो, वैसे तो कर ही दिया है लगभग सब कुछ ही जितना हो सकता था। प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन करेंगे जैसे हमने शांति एक्ट में किया। तीसरा, रिकैलिब्रेट दिस नेबरिंग कंट्री रूल, ऑटोमेटिक करने की ज़रूरत है। फोर्थ, एक्सपैंड पीएलआई स्कीम। एंड फिफ्थ, स्ट्रीमलाइन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। ओके, तो यहाँ पे हमने इन दोनों आर्टिकल से रिलेटेड जो चीज़ें हमारे काम की थी वो हमने एक बार फिर से रिवाइज कर ली, जिसमें से मेजॉरिटी तो आप पहले से जानते ही थे। सो दिस इज़ हाउ यू नीड टू कवर योर न्यूज़पेपर, ना कि बस बना बनाया कंटेंट आपको दे दिया जाए जो आपके दिमाग में ना तो पहले से था, ना आपने उस पर कोई ब्रेनस्टॉर्म किया, ना आपने उसको याद करने की कोशिश की। ठीक है, वो रट्टा मारने वाली प्रिपरेशन मत करना, बुरी तरह फंसोगे, 5-10 साल निकल जाएंगे। ओके, तो हमने इन दोनों आर्टिकल से रिलेटेड जान लिया। अब आपसे ये सब नहीं पूछा जाएगा इस मंथ कितनी आई, उस मंथ कितनी आई, नहीं। ठीक है, बस ये जानिए कि हम लोग का काफ़ी ज़्यादा आउटवर्ड एफडीआई बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था क्योंकि इंडियन कंपनीज बाहर जा रही हैं। और कल मैंने जब आपके साथ एक आर्टिकल किया था, मैंने उसमें क्या कहा था आपसे, करीब 9 लाख लोग छोड़ के जा चुके हैं इंडियन सिटीजनशिप को। कौन थे ये सब लोग? ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स थे। तो ये लोग जब जाते हैं तो क्या करते हैं, अपना पैसा भी लेके जाते हैं और फिर ये इन्वेस्ट करते हैं दुबई जैसी कंट्रीज़ में, यूएसए जैसी कंट्रीज़ में। ठीक, तो ये सब आउटवर्ड एफडीआई हमारी बढ़ती जा रही है, इसलिए भी हमारा जो ओवरऑल नेट एफडीआई निकलता है ये बहुत बुरा जा रहा है। अभी तो फिर भी पॉजिटिव में आया है, बट इट हैज़ बीन नेगेटिव फॉर 6 कंसेक्टिव मंथ्स अप टू फरवरी 2026। और उसमें भी देखिए 75% जो एफडीआई है वो कहाँ से आ रही है, जापान, सिंगापुर और मॉरिशस से। सिंगापुर मॉरिशस से कोई एफडीआई नहीं आती है, ये सब हमारा ही ब्लैक मनी होता है जो राउंड ट्रिप होके वापस आ जाता है इंडिया में। 80% ऑफ द फ्लोज वर डायरेक्टेड टू द यूएस एंड केमन आइलैंड। अब यूएस तो चलो समझ में आता है, केमन आइलैंड में क्या है जो हमारी एफडीआई यहाँ से वहाँ जा रही है। ओके, सब ब्लैक मनी यहाँ से लेके जाते हैं और फिर वहाँ से दोबारा इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। यूएस ने वेव कर दिए अभी सैंक्शंस और ईरान ऑयल एंड शिप्स, इसलिए मैंने आपसे ऊपर वो 7 मेजर्स बताए कि अब हमें तैयारी कर लेनी चाहिए ताकि दोबारा ऐसी नौबत ना आए। चाइना स्लैब सैंक्शंस ऑन 10 यूएस टेक फर्म्स, तो ये यही करते रहते हैं कि तुम वहाँ पे अपनी कंपनीज पर रिस्ट्रिक्शन लगाओगे तो हम भी लगाएंगे।
कि चाइना भी रेयर अर्थ एलिमेंट, क्रिटिकल मिनरल्स, इनके इनके नाम पर मोनोपोली बना के बैठा है, वो शेयर ना करने की धमकी देता है। उधर यूएस कि मैं एआई वगैरह में मास्टरी कर रहा हूँ, मैं आपके साथ शेयर नहीं करने दूंगा। तो ये एक दूसरे के फर्म्स पे सैंक्शन वगैरह लगाए रखते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो चलता रहता है। चलो इंडियन एक्सप्रेस पे चलते हैं, छोटा सा है वो भी, आज कोई ज़्यादा नहीं है इंडियन एक्सप्रेस में, बट आपको एक महान आदमी देखने को मिलेगा उसमें जिसने पूरे मध्य प्रदेश में लूट मचा रखी है इस वक्त। His government mapped Ujjain infrastructure push. CM मोहन यादव फैमिली बॉट लैंड इन प्राइम एरियाज। कितना बड़ा है? फैमिली परचेज एड अप टू 253 एकर्स। बहुत लूट मची है। अब ये मत सोचिए कि अचानक से हमारे यहाँ जर्नलिज्म जाग गया है, इंडियन एक्सप्रेस इतनी बड़ी न्यूज़ दिखा रहा है इस तरीके से, पूरी फैमिली में किस किस ने कहाँ कहाँ लैंड परचेस करे ये सब दिखा रहा है। नहीं, ये चीज़ नरेंद्र मोदी जी भी करते थे जब वो दिल्ली में सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता जैसे थे, और गुजरात में सीएम थे मंगू भाई पटेल, उनके अगेंस्ट वो न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाते थे इस तरह की आर्टिकल्स, इस तरह की न्यूज़, अंदर से खबर देके कि ये करप्शन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ताकि उनकी छवि खराब हो और हाई कमांड अटल जी, आडवाणी जी जो थे उस टाइम पे, राम मनोहर, सॉरी एक और थे कोई, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, इन सबको लगे कि यार ये गुजरात में करप्ट हो रही है गवर्नमेंट और बदनामी हो रही है पार्टी की। फिर उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को चूज़ किया कि आप जाइए गुजरात में और संभालिए। बट वो यहाँ पे न्यूज़ पत्रकारों को इस तरह की इन्फॉर्मेशन देख के आर्टिकल्स पब्लिश कराते थे। तो आज अगर ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई है तो इतनी हिम्मत नहीं है पत्रकारिता में कि वो ये कर पाए इस वक्त, जब तक कि पीछे से भाजपा का ही कोई दूसरे गुट का पावरफुल मिनिस्टर इसको अलाउ ना करवा रहा हो। ओके, तो ये जो न्यूज़ आई है ना, आई एम टॉकिंग एब्सोल्युटली प्रैक्टिकल विद यू, दैट ये जो न्यूज़ आई है ये जर्नलिज्म इन्वेस्टिगेशन कम है, और ये विद इन द पार्टी जो फैक्शंस हैं जो इनको हटाना चाहते हैं, दूर से बनना चाहते हैं, उनके थ्रू ये न्यूज़ पब्लिश करवाई गई है। ओके, तो इस तरह की पॉलिटिक्स आज से नहीं खेली जा रही है, नरेंद्र मोदी जी जब एक कार्यकर्ता हुआ करते थे तब से खेली जा रही है। यहाँ पे बात होगी अबाउट दी, अब ये देखिए कि अभी डील साइन ठीक से फोर्स में भी नहीं आई है, बट ट्रेड सरप्लस विद यूएस इज़ डाउन ओवर 40%। बहुत हैवी सरप्लस लेके चलते थे हम यूएसए के साथ, पर हमारे कम हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट तो नहीं बढ़ रहे हैं, हमारे पास ज़्यादा कुछ है भी नहीं एक्सपोर्ट करने को, और जो था उस पर हमारे यहाँ अभी भी 18% टैरिफ लग रहा है, पर हम यूएसए पे अब 0% टैरिफ लगा रहे हैं। अब ज़रा देखिए आप, ये हैं वो प्रोडक्ट्स, यूएस से आने वाला इंपोर्ट कितना बड़ा है? 130%, 136%, 98, 149, 1284%। ओके, तो इनके यहाँ से आने वाले सारे प्रोडक्ट्स बढ़े, और हमारा क्या हुआ है? हमारे जो एक्सपोर्ट थे उनकी ग्रोथ में कोई बेनिफिट नहीं हुआ है, माइनस देखा गया है, -24, -33, -12, -18, -37, -10 इन्हीं प्रोडक्ट्स में। ओके, तो अभी तो डील ठीक से फोर्स में भी नहीं आई है, और ये हाल है, जब आएगी तब देखिएगा। सेक्शन 301 में आपको बता ही चुका हूँ, 12.5% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की बात की गई है कि हमारे प्रोडक्ट्स जो बनाए जाते हैं उनमें फोर्स लेबर का यूज़ होता है। कि हमारे यहाँ पे जो फार्म ग्रुप्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि आपका जो स्टैंस था WTO में कि हम अपना फार्म सेक्टर नहीं खोलेंगे, उस पर टिके रहिए, एंड refrain from commitment on farm imports which could hurt the interest of apple, almond, walnut, soybean, cotton and rubber growers in India। तो ये जब डील फोर्स में आएगी तब आपको पता चलेगा इट इज़ नॉट अ ट्रेड डील, इट इज़ अ कंप्लीट सरेंडर फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट। चलो हम आगे चलते हैं। लैंडस्लाइड पे मैं आपके साथ पहले एक सेशन कर चुका हूँ मेंस 450+ में, बट मैं इसमें कर लूँगा। हमें बस एक क्वेश्चन आंसर तैयार करना है, क्योंकि ये इंसिडेंट होते रहते हैं, हमें तो बस अपना एक कंटेंट तैयार कर लेना है कि हम आंसर लिख पाएंगे लैंडस्लाइड पे, वो मैं कर लूँगा। ओके, ESA वेस्टर्न घाट, मैंने आपको बताया था कि पहले गाडगिल पैनल बैठा था। पहली बात तो वेस्टर्न घाट कितने स्टेट से निकलती है? 6 स्टेट से, ठीक है। गाडगिल पैनल बैठा, उसने बोला कि एंटायर वेस्टर्न घाट को ही डिक्लेयर कर दो इको सेंसिटिव जोन। तो फिर स्टेट्स ने कहा कि अगर ये कर देंगे तो डेवलपमेंट कहाँ से करेंगे? तो फिर बाद में बैठाई गई एक कस्तूरी रंजन कमेटी। उसने कहा कि एक काम करो, इन वेस्टर्न घाट में 60% एरिया तो ऑलरेडी ह्यूमंस के अंडर में, यानी कि यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, एग्रीकल्चर, प्लांटेशन, ये सब चल रहा है, पर 40% अभी भी ऐसा बचा है जो बिल्कुल प्रिस्टाइन हालत में। तो इस 40% को डिक्लेयर कर देते हैं इको सेंसिटिव जोन। तो सब स्टेट्स ने कहा ओके, लेकिन इसमें भी रिडक्शन चाहिए। कर्नाटका कहता है नहीं, अभी भी और कम करो एरिया। केरल कहता है कि और कम करो। तो सरकार ने क्या किया है कि उसने कहा है कि ओके, तुम 2 स्टेट को छोड़ो, बाकी के 4 स्टेट में हम फाइनल करते हैं कि ये एरिया इको सेंसिटिव जोन है। बस इस पूरे आर्टिकल में इतना ही क्रक्स है। अब यहाँ से मुझे आपको मैप के रिस्पेक्ट में कुछ चीज़ें दिखानी है जो आपको एग्जाम में काम आएंगी। फर्स्ट इज मेजर हिल्स। तो यहाँ पर ये है वो आपका फेमस पालघाट गैप जिसकी हम बात करते हैं। ओके, दिस इज द फेमस पालघाट गैप।
ये। दूसरा यहाँ पर है आपका नीलगिरी हिल्स, इसका हाईएस्ट पीक है दोदा बेटा और यहीं पे लोकेटेड है आपका ऊटी और कन्नूर जैसे हिल स्टेशन, ठीक है। तो ये हो गई नीलगिरी हिल्स। इसलिए हम कहते हैं कि वेस्टर्न घाट जो है ना बहुत ब्रोकन टाइप की हैं, ओके। और ईस्टर्न घाट और भी ज़्यादा ब्रोकन है, वो बिल्कुल कंटिन्यूस नहीं है। अब यहाँ पे ये फेमस है आपका पालघाट गैप, जहाँ से आपका मानसून अंदर एंटर करता है, ओके। दूसरा ये है आपकी अनामलई हिल्स और इसका हाईएस्ट पीक है अनाई मुडी और इसी पर लोकेटेड है आपका इराविकुलम नेशनल पार्क। दिस इज पालनी हिल्स, यहाँ पर है कोडाई कनाल और ये है कार्डमम जिसको हिंदी में इलायची हिल्स भी कहा जाता है, इसी पे लोकेटेड है आपका पेरियार नेशनल पार्क, ओके। तो ये याद रखिएगा ये सारी लोकेशन। नीलगिरी हिल्स हाईएस्ट पीक इज डोडा बेटा, इसी में ऊटी लोकेटेड है। देन देयर इज अनामलाई, इसका हाईएस्ट पीक है अनामुडी और यहीं पे इराविकुलम नेशनल पार्क है। दिस इज पालनी हिल्स एंड दिस इज कार्डमम हिल्स। अब कई बार आपको क्या किया है यूपीएससी ने, जो पहले क्वेश्चन आते थे 2013-14 में, अरेंज करने को दे देता था नॉर्थ टू साउथ। ये प्रॉपर PYQ आया था, नीलगिरीज, उसके बाद अनामलई, उसके बाद पालनी हिल्स, उसके बाद कार्डमम हिल्स। तो ये सीक्वेंस ज़रूरी हो जाता है। दूसरा है अबाउट द रिवर्स, तो यहाँ से जो रिवर्स निकलती हैं वो है प्रोमिनेंटली गोदावरी, ये निकलती है त्र्यंबकेश्वर हिल्स से। दूसरी है आपकी कृष्णा निकलती है महाबलेश्वर से, ये यहाँ पे जाके डेल्टा बना रही है, ये भी डेल्टा बना रही है। फिर तीसरी है आपकी कृष्णा रिवर जो कि निकल रही है महाबलेश्वर से, ओके। ये थोड़ा सा एक्सचेंज हो गया यहाँ पे, एनीवे। देन यहाँ पर ये है आपकी पेन्नार रिवर एंड दिस इज़ कावेरी रिवर जिसका सोर्स है ब्रह्मगिरी हिल्स, ओके, ईस्टर्न घाट्स में ही। और तीसरा ये लास्टली ये है आपकी वाईगई रिवर, ये सब ये निकलती हैं इसी वेस्टर्न घाट रीजन से, ओके। ये सब तो आपकी NCERT में भी दिया है, बस मुझे आपको कुछ अच्छे मैप्स दिखाने थे। इकोनॉमी इज ग्रोइंग बट दैट इजंट ट्रांसलेटिंग इन वेल बीइंग, यस इट इज़ नॉट ट्रांसलेटिंग बिकॉज देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। आप 5 ट्रिलियन डॉलर बना तो लोगे, बट 5 ट्रिलियन किसके लिए, क्या 10% पॉपुलेशन के लिए, ओके। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इज़ इंपॉर्टेंट, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का एक सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है ना, वो हुआ है सरकार की GST रिजीम की वजह से, क्योंकि आपने गरीबों पे भी भर भर के हाई टैक्स लगा दिए, राइट। तो GST की जो रिजीम थी हमारी वो काफ़ी हद तक फ्लॉड रही। और फिर जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं उनमें तो आप तरह तरह के आपने लोन वेवर और इस तरह की चीज़ें दे ही रखी हैं, ठीक है। तो देयर आर मैनी रीजंस जिस वजह से हमारे यहाँ पर ये जो इनइक्वालिटी है जिसे हम गिनी कोफिशिएंट से मेजर करते हैं वो बढ़ती चली जा रही है। तो देश की अगर इकॉनमी बढ़ती हुई भी दिख रही है तो लोगों की लाइफ इंप्रूव होती नहीं दिख रही है। एंटी डिफेक्शन लॉ, इस पर आज आपके साथ में एक सेपरेट लेक्चर करूँगा, ठीक है। आप लोग देखा कीजिए लेक्चर्स, क्योंकि अल्टीमेटली वही है, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लो इनको, लेकिन हो सकता है कि विद योर एक्सपीरियंस यू आर मिसिंग ऑन सम पॉइंट्स, बिकॉज मैंने आपसे ज़्यादा ये चीज़ें देखी होंगी, मैं आपसे बेटर जानता हूँ कि MCQ में किस तरह की चीज़ें स्टेटमेंट में पूछी जा सकती हैं। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट दोज थिंग्स, वो आप सुनोगे देखोगे तो एग्जाम में याद भी रहेगी। कल मैंने आपके साथ जो प्रीलिम्स एक्स्ट्रा किया था वो आप में से कुछ न्यू बच्चे होंगे, लेकिन इसका मैजिक मैंने 2024 में देखा था, जब उसमें से काफ़ी चीज़ें आई थी। यूट्यूब पे कुछ शॉर्ट वीडियोस भी पढ़े हैं आप, उसमें प्रूफ देखिएगा उसका। प्रीलिम्स एक्स्ट्रा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मॉस्को डाउन्स ओवर 80 ड्रोन्स, तो ड्रोन्स पे मैं ऑलरेडी आपको मेंस 450 प्लस में लेक्चर दे चुका हूँ और उस लेक्चर में ही मैंने आपको सारे करंट अफेयर भी कवर कर दिए थे। इबोला, इस पे टेलीग्राम में मैं एक नोट डाल दूंगा छोटा सा, क्योंकि अभी वो टेलीग्राम बंद चल रहा था, आज ही रिज्यूम हुआ है, इस वजह से मैंने पहले पोस्ट नहीं किया था। मैं इस पर आपको एक नोट दे दूंगा जस्ट फॉर MCQ पर्पज़, ओके। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन एंड प्लीज़, अभी तक ये टेलीग्राम बैन था इसलिए मैंने उस प्राइवेट चैनल को एक्टिव नहीं किया था, तो अभी तक आपको सारी चीज़ें सभी को एक्सेसिबल हो रही थी। बट ये सारी चीज़ें सिर्फ एक न्यूज़पेपर है जो फ्री में सबके लिए एक्सेसिबल है, लेकिन बाकी चीज़ें आपको टेलीग्राम में जो पेड ग्रुप है उसी में मिलेंगी, ओके। और वो पेड भी नाम का ही है, सिर्फ 349 मंथली इतना सा चार्ज है और कुछ नहीं। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।